हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो आपके कराए जा रहे हैं। ओके, आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज सुबह ही इसका एक पहला वीडियो आया था और ये शाम को आपको दूसरा वीडियो मिल रहा है। वो इस वजह से क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और हम चाहते हैं 6 to 8 वाली जो आपकी एनसीईआरटी है एसएसटी की, वो 2 महीने यानी कि अप्रैल टू मई तक आपका ये जो एसएसटी एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस वजह से आपके 2 वीडियो अभी हम लेकर आ रहे हैं और जितनी जल्दी ये कवर हो जाएगा उतनी जल्दी आपके और भी प्रैक्टिस सेट वगैरह स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी अच्छा खासा बनता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अध्याय 5 क्लास 6 की हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सबसे पहले ये याद रखिएगा, जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो उन क्लासेस को ज़रूर देखें। ओके, नेक्स्ट है कुछ लोग शासक कैसे बने। राज्य राजा के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कैसे करते हैं, चुनाव होने ही वाले चुनाव का ही समय ये चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने शासक जो है उनको मतदान के जरिए चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। कैसे बनते थे बताइए। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने यज्ञ किए, एक घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को वो घोड़ा जहाँ तक गया वो भूमि उनकी हो गई, वो वहाँ के राजा हो गए। इस तरह के राजा बनते थे। ओके, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसके बारे में जस्ट अभी हमने बताया आपको। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर अश्व यानी घोड़े की बात हो रही है। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके साथ कोई सैनिक वगैरह नहीं होता था, स्वतंत्र विचरण कर रहा है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ओके, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और वो जो राज्य होता था, वो जो अश्वमेध करता था राजा, उसके आश्रय में आ जाता था। ओके, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो उपहार की बात अभी हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले यह याद रखिएगा कि विशिष्ट पुरोहित इसको करते थे और जो अश्वमेध करने वाला राजा था वो बहुत ही शक्तिशाली होता था। वो घोड़े को छोड़ा जाता था इस यज्ञ में और वो स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा गया जाता था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज्य सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, क्योंकि भाई राजा को सारथी से ज़्यादा कौन जान सकता है। ठीक है, राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब उपहार ले लिया जाता था और अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जा सकता था। तो ऐसी भी थिंकिंग रही है। वर्ण के बारे में बात करते हैं, देखते हैं वर्ण क्या है। उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इम्पॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस आता है यहाँ से। कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे, 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ओके, ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार था और शूद्रों का काम था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। शूद्र क्या कहते थे? वो दास समझ लीजिए उनको। वो अन्य तीनों वर्ग यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करते थे। ओके, जनपद क्या होता है? तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, जन मतलब जब वो अपने एक ही क्षेत्र में हैं तो वो अपने जनता के राजा हैं। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र से निकलकर उन्होंने कई और क्षेत्र भी यज्ञ करने के बाद हासिल कर लिए, जीत लिए, उसके बाद वो जनपद, ओके, जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे।
ये पात्र देख लीजिए, ये पात्र बहुत ही पतली सतह से सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के काम में आता था। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो ये तीनों ही याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है, तो ये एटा के पास है यूपी में, ओके, और मेरठ के पास हस्तिनापुर है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ओके, ये दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अभी जो आपको पात्र दिखाया था, ठीक है, डिज़ाइन बना हुआ, बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो जनपद के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं महाजनपद की। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, जैसे कि हर जो स्टेट है उसकी राजधानी। ओके, मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी जिससे दूसरे लोग आक्रमण वगैरह ना कर पाए। तो देखते हैं भाई कौन कौन से जनपद हैं यहाँ पर। देख लीजिए आप, गांधार, तक्षशिला, ठीक है, हस्तिनापुर, उज्जैन, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, ठीक है, ये महाजनपद हैं। कौन कौन से क्षेत्र में है ये भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। भाई जो किले होते हैं उनकी चार दीवारी क्यों बनाई जाती? ताकि कोई हम पर आक्रमण ना कर पाए, कोई दूसरा राजा आकर हमारा किला हमसे छीन ना ले। ठीक है, तो ये सुरक्षा के कारण होता था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ओके, ये देखिए कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा ईंट और पत्थर वगैरह लगे होंगे, तब ये इस तरह से बनी है। उस समय देखिए क्या हुआ था, जब महाजनपद बने तब जो राजा थे सेना रखने लगे थे। ठीक है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था और इन सिक्कों के बारे में अभी हम लोग चैप्टर जो 8 पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? तो ये वाली जो अभी आपको पढ़ा चुके हैं उसमें इसका उत्तर छिपा है, आप लोग इसको देख जरूर लीजिएगा। कर यानी कि टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के जो राजा लोग थे वो समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ठीक है, कर मतलब टैक्स लेने लगे। उनके पूरे जनपद में रहने वाले जितने भी लोग थे, घर कर, फसल कर, कारीगर के ऊपर लगाए गए कर, ठीक है, जैसे फसल कर हो गया, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर हो गया, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। मतलब जैसे कि गाय है तो उसका बछड़ा दे दिया, देन उसका दूध वगैरह है, दूध से बने हुए उत्पाद हैं वो दे दिए, तो ये इस तरह से भी कर लिया जाने लगा। ठीक है, फसल कर मतलब पहले तो नगरी इतना नहीं चलती थी, फसल में कुछ हिस्सा वो अपना रख लेते थे कि अगर 100% फसल हुई है तो उसका 1/3 या आधा हिस्सा राजा का हो जाता था। ओके, और देख लीजिए व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब अगर वो जंगल से फल लेकर आए हैं तो कुछ मात्रा में फल उनको राजा को देने होते थे। लकड़ी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आखेटकों और संग्राहकों को देनी पड़ती थी। ठीक है, कृषि में परिवर्तन होने लगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले क्या था, लकड़ी का हल था। ओके,
अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, समय कम लगने लगा। ठीक है। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। तो कृषि में परिवर्तन क्या हुए महाजनपद के समय में कि बीज छिड़क कर फसलों को नहीं उगाया जाने लगा, धान को नहीं उगाया जाने लगा। पहले धान की पौध तैयार की गई, छोटे छोटे पौधे तैयार किए गए, उसके बाद उन पौधों को लगाकर धान की खेती करना शुरू हो गया। ओके। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। ओके, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे। सूक्ष्म निरीक्षण देख लेते हैं मगध के बारे में। देखिए, मगध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा महाजनपद था। ठीक है, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। सबसे इम्पॉर्टेंट है मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये दोनों ही नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही नदियां मगध से होकर बहती थी। तो इससे क्या होता था, यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। गंगा और यमुना नदियों पर ही सारा जीवन होता था उस समय। ठीक है, और नदियाँ यातायात के भी काम में आती है। अगर आप अभी भी सबसे सस्ता अगर जो यातायात का, परिवहन का मार्ग ढूंढेंगे तो वो आपको जल मार्ग ही मिलेगा। ओके, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो ये पूरा मगध का चित्रण हुआ है यहाँ पर। मगध में क्या क्या था, गंगा और सोन नदियाँ निकलती थी जो यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। वहाँ पर एक बड़े क्षेत्र में जंगल था और जंगल से घर, गाड़ियाँ, रथ वगैरह बनाने के लिए उनको लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। ओके, मगध के तो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। हर संभव साधन मतलब कि राजा की हत्या से लेकर उसको बंदी बनाने तक के कार्य जो है वो सब करते थे। ठीक है, महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। तो अगर ये बात आ जाए कि महापद्मनंद जो शासक थे वो कहाँ के शासक थे, तो ये भी मगध के ही शासक हैं और इन्होंने जो अपना शासक है वो उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। ठीक है, बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जिसको अब राजगीर कहा जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है कि मगध की राजधानी कौन सी थी, तो बिहार में राजगृह है या राजगीर, वो मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र, जो आजकल पटना के नाम से जिसको जानते हैं, उसको राजधानी बनाया गया। ठीक है, यानी कि मगध की पहली राजधानी थी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र को बना दिया गया। ओके, 2300 सालों से पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, तो जो मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर, वो कौन सी नदी पर आया सबसे पहले, तो व्यास नदी। याद रखिएगा, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय चाहता था और ये भारत में व्यास नदी से प्रवेश करता है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। कुछ भी अगर आपके पास में है तो आपके आस पड़ोस में भी लोगों को इस चीज़ की भनक लग ही जाती है। वो जान जाते हैं कि भाई आपके पास क्या क्या शक्ति वाली चीज़ें हैं। तो इसी तरह राजा जो थे भारत के, उनके किस्से कहानियाँ भी दूर दूर तक फैले हुए थे। इस वजह से सिकंदर के जो सेना थे वो घबरा रही थी, उसके जो सिपाही थे वो घबरा रहे थे कि भारत में आएंगे और भारत में तो जो शासक हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सेना है, तो वो उनसे अपना मुकाबला कैसे कर पाएंगे। ओके, याद रखिएगा, सिकंदर कौन सी नदी से भारत में प्रवेश किया, व्यास नदी से। ठीक है, व्यास नदी पर पहुंच गया। अब बात करते हैं वज्जी की। वज्जी भी एक इम्पॉर्टेंट राज्य है। जैसा कि अभी आपने मगध ये देखा था कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो ये जो राज्य हैं और ये जो राजधानी है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। ठीक है, गढ़ या संघ किसकी शासन व्यवस्था है, तो आपको पता होना चाहिए, वज्जी की। ओके, गढ़ या संघ जो है वो किसकी शासन व्यवस्था है, वज्जी की है। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ओके,
ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये लास्ट लाइन भी याद रखिएगा कि जो स्त्रियां, दास और कमकार यानी कि जो काम करने वाले लोग होते थे निचले तबके के, वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ओके, अब यहाँ पर देखिए वज्जी संघ का वर्णन दिया गया है। वज्जी संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। जो अभी आपको ऊपर बताया गया था, ये कहाँ से लिया गया है? दीघ निकाय से। ओके, दीघ निकाय क्या है? ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो याद रखिएगा दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें वज्जी संघ के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। तो इस समय को अगर आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि दीघ निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और वज्जी संघ के बारे में दीघ निकाय में वर्णन मिलता है। ओके, अजातशत्रु और वज्जी संघ, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसके मंत्री हैं वत्सकार? अजातशत्रु के। ओके, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? किसने पूछा? बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक मतलब वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों के चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज भी हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करता था, तो बुद्ध और उनके बीच में क्या चर्चा हुई वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर और है वो देख लेते हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब हम आगे के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपके 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि किसी न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर मिलता है। ओके, आज हम टेलीग्राम पर वो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों का एक पिक शेयर कर देंगे, एक पिक्चर शेयर कर देंगे, जो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, उसको सेव कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये एक्सरसाइज तो आप करते ही रहिए। तो आगे का चैप्टर अब हम आपको कल सुबह मॉर्निंग में या फिर कल इवनिंग में आपका आ जाएगा, उसको देखिए ज़रूर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।